अगर हम उन्नति के बारे में बात करें और हम इतिहास में देखें तो किसी भी देश की उन्नति को उसके यातायात की जो सुविधाएं हैं उससे डायरेक्टली जोड़ा जाता है। हमारी जो जीडीपी भी होती है वो भी आपका यातायात के साधन अगर आपके उन्नत हैं तो आपकी जीडीपी हमेशा अच्छी होगी। ये एक मानी हुई बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम यही पढ़ेंगे कि क्या यातायात के जो साधन हैं वो किस तरह से हमारी प्रगति को उन्नति को प्रभावित करते हैं। तो इसमें अगर मोटे तौर पे हम देखा जाए तो चार तरह की गतिविधियां हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को प्रभावित करती हैं। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं और हमारी सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन से प्रभावित रहती है। और कल्चरल डेवलपमेंट। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो प्रोडक्शन कि कहाँ पे क्या बन रहा है और उसकी डिमांड। अब आपका जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन है सारी डिमांड उसकी उसी क्षेत्र में हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज़ हम बात करें सेबों की। सेब हमारे यहाँ अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में होते हैं लेकिन हम पूरे देश के लोग सेब खाते हैं। तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की बदौलत ही खाते हैं। तो इसमें आपका जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ के किसान हैं वो भी खुशहाल हो रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ रही है। वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जा रहा है तो उनको उसका अच्छी कीमत मिल रही है। और इसके अलावा जो लोग जहाँ सेब नहीं होते वहाँ के लोगों को भी उसका आनंद मिल रहा है। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं दोनों ही आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है उससे प्रभावित रहेंगी। अब सोशल इफ़ेक्ट अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन का तो इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जो सेक्शनलिज्म है कि अलग अलग जैसे आप देखिए कि राजस्थानी कल्चर है। आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी कल्चर है, राजस्थान की डिशेस हैं, रहने सहने का तरीका है, पहनावा है। आपको जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि राजस्थान के बंधेज लहरिया इस तरह के जो चीज़ें हैं आर्ट है यहाँ की वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल आप कहीं पे भी खरीद सकते हो सकता है आपको इतनी ढेर सारी वैरायटी नहीं मिले लेकिन दूसरे स्टेट में भी ट्रांसपोर्टेशन के बदौलत आप संसार के किसी भी कोने में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हो। क्यों? इससे आपके स्टेट को भी फ़ायदा है क्योंकि आपके जो कलाकार हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं लोकल आपके शिल्पकार हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। इतना बड़ा मार्केट उनको अपनी स्टेट में तो नहीं मिलेगा लेकिन क्योंकि चीज़ें बाहर जाती हैं, कोटा डोरिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एक्सक्लूसिवली आपके स्टेट के हैं लेकिन उनको हम कहीं पे भी खरीद सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बदौलत। ऐसे ही सोशल इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो शहरी इलाका है अर्बन एरियाज़ है वहाँ की पॉपुलेशन में बहुत बढ़ोतरी हुई क्योंकि शहर में आप भी जानते हैं कि गांव के मुकाबले बेहतर सुविधाएं होती हैं चिकित्सा की, पढ़ाई की, एंटरटेनमेंट की, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे ज़्यादा होती है, रोज़गार की। तो इसीलिए जो लोग हैं वो आपके शहरों की तरफ ज़्यादा लोगों का मूवमेंट हुआ है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सेफ्टी लॉ ऑर्डर अगर जैसे आपकी सड़कें अच्छी हैं और आपका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपका रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है तो कोई भी क्रिमिनल्स हैं वो अगर कहीं छुपे हुए हैं और वहाँ तक गांव तक भी आपका रोड नेटवर्क है तो गांव में भी छुपेंगे तो पुलिस तेज़ी से तुरंत वहाँ तक पहुँच के और उनको पकड़ सकती है। ऐसे ही कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी जो सीमाएं हैं जो विदेशी सीमाएं हैं दूसरे देशों से लगती हुई सीमाएं वहाँ पे कोई
सिक्योरिटी का या वहाँ पे कोई आपके वहाँ पे टेंशन चल रहा है और आपको सेना को मूव करना पड़ता है, किसी बटालियन को मूव करना पड़ता है, तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो आप तुरंत गति से आप अपनी सेना और फौज और उसका जो भी सामान है वो तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो आपकी सेफ्टी, लॉ, ऑर्डर, ये सब कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से बेटर कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बेटर हैं तो। ऐसे ही अगर रूरल एरियाज़ को हम देखें तो रूरल एरियाज़ में आपके जितना भी फसलें हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये सब कपास है, बहुत सारा जो कच्चा माल है, ये सब हमें गांव से मिलता है। और अगर गांव खुशहाल होंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट डेफिनेटली बेटर होगा। तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई, जैसे एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई और इनके तहत गाँव को भी जोड़ा है सड़कों से और उससे गाँव में बहुत खुशहाली आई। गाँव में जो भी सब्जियां होती हैं, अब सब्जियां तो ताज़ी ही पहुंचनी चाहिए बड़ी मंडियों तक, तो जो भी उनके पास में मंडी है, जैसे अगर हम अलवर का ही एग्जांपल लें तो अलवर से टनों सब्जियां रोजाना दिल्ली की मंडी में जाती हैं, क्योंकि हम एनसीआर रीजन में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं और दिल्ली यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे में हम सब्जियों को वहाँ पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं, हमारा जो हाईवे है वो बहुत अच्छा है और हम तुरंत ही जो ऐसी सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियां वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे आपके जो किसान हैं वो उनमें उनका आमदनी बढ़ी है, उनका डेवलपमेंट हुआ है, गांव का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम रोड क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हमारे पास हैं, तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक तो थल मार्ग होते हैं, जल मार्ग होते हैं, वायु मार्ग होते हैं। तो थल मार्ग को अगर हम देखें तो थल मार्ग में हमारे पास सड़कें आती हैं और रेलवे, दो तरह के नेटवर्क हैं हमारे पास थल मार्ग में, और दोनों ही नेटवर्क को हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। हम हाईवेज भी पढ़ेंगे और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे। ऐसे ही वाटरवेज हैं जो कि जल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और एयर जो हवा वायु के द्वारा होता है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम देखें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी उसका जो प्लस पॉइंट है कि आप अपने घर से, आपको जहाँ से चलना है और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक आपके पास यूजुअली नेटवर्क अवेलेबल होता है। आपको घर से निकलेंगे और किसी दूसरे शहर में किसी के घर जाना है, आपको दूसरे स्टेट में जाना है, किसी भी स्टेट में जाना है, कई स्टेट क्रॉस, तो भी आपको रोड नेटवर्क ईजीली मिल जाएगा। और जितने भी तरह के वाहन हैं हम सोच सकते हैं, कार, बस, ट्रक, टू व्हीलर, रिक्शा, ये सब के लिए आपकी सड़कें उपलब्ध रहती हैं, सब आसानी से सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी रोड सिस्टम, जिसके पास कोई भी वाहन नहीं है, जो पैदल चल रहा है उसके लिए भी रोड नेटवर्क उपलब्ध है। और ऐसे ही घोड़ा गाड़ी है, कोई ऊँट गाड़ी है, जानवरों से चलने वाले वाहन हैं, उनके लिए भी सड़क नेटवर्क, रोड का जो नेटवर्क है वो अवेलेबल है। तो ये इसके बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो दोनों तरह के जो मोड्स हैं, बल्कि तीनों तरह के, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे, तीनों को ही अगर वहाँ तक उनके जो टर्मिनल्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सड़क की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो बाकी जो तीनों नेटवर्क हैं वो सड़क पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन की एक लिमिटेशन कही जाए या एक उसकी छोटी कमी कही जाए, वो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंजम्पशन है, कि हम एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, वो हाई है इसमें। अगर हम रेलवे और वाटरवे से कंपेयर करें तो काफ़ी हाई है। तो वो सारी इंजीनियरिंग या प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सड़क
सड़क नेटवर्क की और उसके बारे में हम रोड इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया का है। और रेल नेटवर्क का एक मेजर प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही जो इसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो रोड के मुकाबले काफ़ी 1/4 या 1/6 की जाती है। तो अगर हम कोई सामान या लोगों को रेल ट्रांसपोर्टेशन से ले जाएं तो वो हमें काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। और दूर के डिस्टेंसेस के लिए आपका जो ट्रैवल होता है वो काफ़ी सुविधाजनक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप में इसमें आपको परेशानी कम होती है सड़क के मुकाबले। तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका नेटवर्क, इसका हमें बहुत अच्छा डेवलप करना पड़ता है। नेटवर्क मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आपका किराया लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा रोड के मुकाबले। अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये फास्टेस्ट मोड है सब में, जो भी चारों तरीके उसमें सबसे तेज़ी से हम इसमें जब हमें बहुत तुरंत ही कहीं पहुंचना हो तो हम एयर ट्रांसपोर्ट को हमें चूज़ करना चाहिए। एनर्जी कंजम्पशन इसमें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इसमें बाकी खर्चे हैं वो बाकी नेटवर्क के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अगर हम स्कोप की बात करें कि हाईवे इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशंस, मतलब किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आपको बहुत बड़ा आपको कोई एक एरिया है उसका मास्टर प्लान डेवलप करना है तो उसका इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है। हाईवेज़ के अलाइनमेंट, कोई हाईवे आपको रोड डिज़ाइन करना है कि हाँ हमें एक नेशनल हाईवे इस स्टेट से और 2-3 स्टेट को क्रॉस करता हुआ वहाँ तक हमें ले जाना है, तो उसमें उसकी जो भी प्लानिंग होगी, कहाँ कहाँ पे रोड्स आएंगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, कर्व्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, ये सब आप हाईवे इंजीनियरिंग में ही हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम मास्टर प्लान बनाते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। रोड अलाइनमेंट्स जब हम करते हैं तो हम किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है, किन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये सब हम हाईवे इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा जो हाईवे डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब रोड की जो ज्योमेट्रिक्स आएगी, रोड की ज्योमेट्रिक्स में आपके कितनी चौड़ाई आएगी, आपकी रोड की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, उसमें ढाल कितना होना चाहिए, अगर कोई कर्व आ रहा है तो उस कर्व का क्या रेडियस होना चाहिए कि वो सेफली उस पर ट्रैफिक चले, है ना। तो ये जितनी भी ज्योमेट्रिक्स हैं उस पर अगर हमें कितना ट्रैफिक आ रहा है तो हमें कितनी विड्थ लेनी होगी, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हमें कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहिए, ये सब जो सब डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा जो आपकी पेवमेंट आ रही है, मतलब आपकी जो सड़क बननी है वो आपकी किस तरह की बननी है, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, कौन से मटेरियल यूज़ करने से आपकी उसकी जो एज है वो ज़्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, कितने डिज़ाइन उसकी थिकनेस जो होगी कि कितनी मोटाई होनी चाहिए सड़क की, कितना ट्रैफिक उस पर आ रहा है, कितने लोड वाला ट्रैफिक उस पर आ रहा है और कितने घंटों तक ट्रैफिक चलता है, किस ड्यूरेशन में आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ये सब आपका ज्योमेट्रिक्स, उसका स्ट्रक्चर, हाईवे डिज़ाइनिंग, ये सब हम इस सब्जेक्ट में ही पढ़ेंगे इसके बारे में और हम डिज़ाइन कर पाएंगे उसके बारे में। इसके अलावा ट्रैफिक परफॉर्मेंस की, अब ये तो बात हो गई नेटवर्क की कि आपका जो नेटवर्क है, सड़कें आपको कैसे बनानी है, कैसे मेंटेन करनी है ना, कैसे प्लान करनी है, ये तो इसकी बात हो गई। अब बात है नेटवर्क के अलावा जो मूवमेंट हो रहा है, ट्रैफिक जो चल रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है,
ट्रैफिक स्टडीज़ एनालिसिस करते हैं। जैसे सपोज़ मैं अलवर का ही एग्जांपल आपको देती हूँ कि अलवर से हम दिल्ली जाते हैं तो हमारा जो पहले लगभग 20 साल पहले ये जो स्टेट हाईवे है टपूकड़ा होते हुए और नेशनल हाईवे 8 में मिलता है, ये पहले सिंगल रोड था। तो इसमें से यूजुअली जितनी भी ट्रैफिक आता था वो हरियाणा होते हुए आता था, लेकिन फिर अब ये जो रोड है इसको डेवलप कर दिया है, ये 6 लेन रोड हो गया है अब, और अब इस पे इतना ट्रैफिक है और बहुत सारा इस पे बिजनेस, कितना सामान इस पे डेली जाता है, कितना सामान डेली आता है, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो अपने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियाँ हैं, वो डेली पहुँचा पा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि ये हाईवे इतना अच्छा हो गया है आपके पास, आप कुछ 2 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो जो इनकी स्टडीज़ हैं कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स का मूवमेंट हो रहा है और लोगों का मूवमेंट हो रहा है, वो किस तरफ से हो रहा है। अगर आप जैसे इसमें हम मोटी मोटी स्टडी अगर हम देखें तो कितने लोग हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं अलवर के, और वो हर मंडे जाएंगे और फ्राइडे को वापस आएंगे। तो आप वीकेंड्स में अगर ट्रैफिक फ्लो का स्टडी करोगे, देखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा होगा। मंडे मॉर्निंग के दिन ट्रैफिक अलवर टू दिल्ली बहुत ज़्यादा होगा, अलवर टू दिल्ली जो ट्रेन जा रही होंगी फुल जो होंगी, हाईवेज़ भी फुल होंगे, आपके व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। फ्राइडे को वहाँ से वापस आने वाले ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो इस तरह की स्टडीज़ हम कैसे इन स्टडीज़ को करते हैं, कैसे हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ इधर से इधर मूवमेंट ज़्यादा है, तो हमें अगर आपका ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, आपको और रोड डेवलप करने की ज़रूरत है, या आप कुछ लिंक रोड्स डेवलप करके आप इस ट्रैफिक इसमें सुविधाएं आप बढ़ा सकते हैं, या आप 6 लेन रोड है उसको 8 लेन करने की ज़रूरत है। ये जो स्टडीज़ हैं, ये स्टडीज़ हम कैसे करते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग में हम जो इंटरसेक्शंस आते हैं, जो आपके सिग्नल्स आते हैं, जैसे रेड लाइट, कहाँ रेड लाइट्स आपको देनी है, कहाँ पे आपको ट्रैफिक आइलैंड देने हैं, कहाँ पे आपको स्पीड के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देने की यहाँ पे स्पीड, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे स्पीड आपको इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई ट्रैफिक कोई साइट ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन है, जहाँ एक्सीडेंट, बहुत दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ आपने लगे हुए देखे होंगे बोर्डिंग्स की आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो इस तरह के जो साइंस हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए हैं, ट्रैफिक स्मूथली चले, सेफली चले, इसीलिए हम देते हैं। तो इन सब के लिए कैसे गाइडलाइन, मतलब आपको कहाँ सिग्नल देने हैं, किस तरह से लिखा जाएगा सिग्नल को कितनी हाइट पे लगाया जाएगा, ये सब इसके लिए आपका इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है फील्ड में वो जानेंगे। ऐसे ही जो नेटवर्क को बनाना, अब ये सड़कें हैं आपके, कहाँ पे सड़कें आएंगी, कहाँ पे फ्लाईओवर आएगा, कहाँ पे आपके कर्व्स आएंगे, ये इनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, मटेरियल किस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे, आप सड़क बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितना कितना लगेगा, कैसे उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस क्वालिटी को आप फील्ड में चले गए, आपके पास मटेरियल आ गया, तो आप उस क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे कि हाँ ये क्वालिटी इसकी होनी चाहिए और ऐसी है या नहीं। तो ये सब आप कैसे जानेंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, जब हमें फील्ड में कंस्ट्रक्शन करवानी है, कर्व्स को हम कैसे मार्क करेंगे फील्ड में, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, अगर हमें सुपर एलिवेशन देना है उसको हम कैसे कास्ट करवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। सड़कें बन गई उसके बाद टूट फूट होती रहती है बहुत ज़्यादा, बारिशों में सड़कें ख़राब हो जाती हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो है, वो मेंटेनेंस कैसे हम करेंगे। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखने की होती है कि आपको मिक्स तैयार करने हैं, मिक्स को कितनी देर में आपका डल जाना चाहिए और कितना लोड लगेगा, कितने लोड में उसको हमें कॉम्पैक्ट करना है,
ये सब चीज़ें जो है, अलग अलग तरह के पेवमेंट्स हैं, अलग अलग तरह का मटेरियल है, उस अलग अलग तरह के मटेरियल को किस तरह से यूज़ समझेंगे।